Hi everyone, in this video we will discuss the 2024 GS1 mains paper. Me and my friend both actually wrote the exam in the exam hall, and so we would like to discuss how we approach the paper in the real scenario, and like what all content that we put in the real exam. So like I would like to call on my friend to tell us like how his temperament was before one day before the exam. So hi everyone. So एग्जाम के एक दिन पहले ऑन 20th ऐसे पेपर था, तो 19th को पूरा तो ऐसे का प्रिपेयर किया। फिर प्लान यही था कि जैसे ही ऐसे का पेपर दे के आओ, सो आई हैव टू स्टडी फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर GS2, क्योंकि GS2 का रिवाइज करने टाइम मिलता नहीं है जब आपका सेम डे GS1 GS2 का पेपर। तो फिर GS2 रिवाइज किया, उसके बाद फिर मैं GS1 में सिर्फ MGP के जितने भी क्वेश्चंस थे, MGP और अभ्यास के, वो क्वेश्चंस ही रिवाइज कर पाया। हाँ, तो हम लोग जब MGP के पेपर, तो एक चॉलेस और बोरियोलिस वाला क्वेश्चन आया था, तो अभी था कि MGP के क्वेश्चंस एग्जाम, रियल एग्जाम में भी आते हैं, हिट रेट बहुत अच्छा है। तो आई वाज लाइक कि भाई ये थोड़ी पूछेंगे। तो लेकिन जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इट वाज रियली शॉकिंग। अब बताओ, आपने क्या क्या किया था बिफोर मेरी तो द सिंपल रियल एग्जाम? स्ट्रेटजी थी। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज समझने की है वो ये है कि GS1 में ज्योग्राफी और सोसाइटी का ही वेटेज है टोटली। तो मतलब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह है, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनका वेटेज बहुत ही कम है, तो बहुत कम होगा। मेरा तो प्योर फोकस ज्योग्राफी और सोसाइटी को रिवाइज करने के लिए था। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, मैंने वो फटाफट रिवाइज किया। और ज्योग्राफी के में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने फटाफट मेन से पहले वाले दिन जस्ट सारे डायग्राम्स रिवाइज कर रहे थे। और जैसे लैंड फॉर्म्स वाले जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो उसमें बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह है एस्कर्स के, जैसे वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स है, स्नो के लैंड हम्म। फॉर्म्स है। तो वो वाला मेरा वीक पोर्शन था। तो लास्ट ईयर में जैसे फ्योर्ड्स का क्वेश्चन आया था तो मेरे से नहीं बना था, तो फिर इस बार मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर, उसी पे फोकस किया था मैंने तो इस बार। समझा समझा। अरे पता है, मतलब वो GS1 का जो फियर था ना, मतलब लास्ट ईयर GS1 में मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे आउट ऑफ ऑल मेंस पेपर्स। तो GS1 का मेरे अंदर बहुत फियर था कि अगर ये वाला एग्जाम अच्छा हो जाए तो बाकी GS2 तो मैं उस दिन का मतलब मेंस पेपर्स के टाइम ना, आई वाज टेकिंग वन डे एट अ टाइम वाला स्ट्रैटेजी कि बस भगवान आज का आज, बाकी कल का कल देखेंगे, GS3 GS4 कल देखेंगे। तो वैसा स्ट्रैटेजी था। आपने सुबह क्या किया था, मतलब सुबह एग्जाम जाने से पहले क्या? मैं तो फिर से वही डायग्राम्स की दोबारा प्रैक्टिस करके गया था, यानी बार बार रिपीट। जो GS1 में आर्ट एंड कल्चर के डायग्राम्स भी है, जैसे स्तूपा वगैरह दोबारा बनाया मैंने, द्रविड़ टेम्पल के भी और थोड़ा रिफाइन स्ट्रक्चर बनाया एनसीईआरटी से ढूंढ के। और नेट उसका मैंने यूज भी किया रियल एग्जाम में, क्वेश्चन आया था उसमें। इन मतलब इस बार मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि हर क्वेश्चन में डायग्राम तो बनाना ही है, नहीं कुछ भी हो। अरे मैंने ना एक ये चीज यूज किया था कि जैसे MGP और अभ्यास मैंने फाइनल किया कि मेरे को सिर्फ ये रिवाइज करना है। तो MGP के GS1 के 3 पेपर्स थे और अभ्यास का एक पेपर, तो टोटल 80 क्वेश्चंस थे। तो मैंने क्या किया था कि सारे का 2-2 मिनट का ऑडियो नोट बना लिया था टेलीग्राम पे, वॉइस नोट सॉर्ट ऑफ। तो वो बहुत हैंडी आया टू रिवाइज जस्ट बिफोर द एग्जाम। मतलब ऑल्दो आप कॉपी पेज पलटने वाला स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, लेकिन उस टाइम पे आप बहुत नर्वस होते हो ना, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ये तो तो है, लास्ट में मेंस में तो वही जो आपकी पहले की जो प्रैक्टिस होती है 2 महीने की 3 महीने की, वही निकलती है। यानी मतलब वो लास्ट मोमेंट पे हम कुछ भी पलटते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी है तो एग्जाम हॉल में निकलता नहीं है वो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नर्वसनेस एकदम हाई होती है। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाँ, मतलब क्वेश्चन से। तो फर्स्ट तो क्वेश्चन था, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें हाँ, आपने क्या लिखा था? अरे जैसे सोसाइटी का तो मेरे को ये इतना आइडिया था कि विमेन का, मतलब जब लेटर वैदिक में पेट्रियार्कल सोसाइटी हो गया, ऋग्वेदिक में विमेन का पोजीशन अच्छा था, वर्ना सिस्टम जो है वो मतलब काफी रिजिड हो गया था लेटर वैदिक तक आते आते। फिर जैसे वो जो उनको सैक्रिफाइसेस नहीं आते कि ऋग
अर्ली ऋग्वेदिक में सैक्रिफाइसेस होते थे, अश्वमेध। अश्वमेधा, वो सब लिखा था। तो ये सब लिखा था। अच्छा, और इकोनॉमी में? इकोनॉमी में बेसिकली मतलब जैसे पहले एग्रेरियन इकोनॉमी था, तो मतलब एग्रेरियन आई मीन कि पहले पैस्टोरल इकोनॉमी था, उसके बाद फिर एग्रेरियन हुआ। तो वो एक शिफ्ट बताया था। और फिर मतलब लैंड ओनरशिप के ऊपर कि मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है और स्टैब्लिश होने लगा जैसे-जैसे मतलब लेटर वैदिक पीरियड आने लगा। नाइस। तो ये वाला चीज़ मेरे ख्याल से ना 10 मार्कर में 2-2 सब्सटैंशियल पॉइंट ही मेरे को एग्ज़ाम में आ रहे हैं। प्लस कि मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्या पूछा है, इसके 2 प्रिसाइज़ पॉइंट्स और बाकी सब मतलब ऐसे फिलर्स। पिलर्स, हाँ, ये तो है। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही था मेरा भी, जस्ट विमेन वाले केस में आप एग्ज़ाम्पल वगैरह दे सकते हो। जैसे लोपामुद्रा थी, हाँ, तो हाँ, हाँ, गार्गी। उनका गार्गी थी, उनका रोल हाइलाइट कर सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। और हुँ, गॉड्स का भी एक पॉइंट दे सकते हैं सोसाइटी में कि जैसे पहले इंद्र, वरुण, अग्नि, इन सब इम्पोर्टेंस ज़्यादा था। लेटर वैदिक में इंद्र का वो इम्पोर्टेंस कम हो गया और ये जो अपने ब्रह्मा, शिव, विष्णु, महेश होते हैं, आई थिंक ये आ गए थे। राइट। और ये सभा समिति और महाल वाला भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। कि हाँ, मतलब सब पहले सभा समिति होती थी, ट्राइबल असेंबली सॉर्ट ऑफ, फिर महाजनपदा। विलेज रिपब्लिक्स थे बेसिकली और बाद में एकदम सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सोसाइटी का हाँ, पॉइंट है। और इकोनॉमी में एक और चीज़ है कि जैसे इनिशियली तो रूरल सेटल्ड एग्रीकल्चर था और लेटर पीरियड में आर्टिजन्स वगैरह आ गए थे और प्राइम प्रिमिटिव अर्बनाइज्ड इकोनॉमी स्टार्ट हो गया था। जैसे महाजनपदास जो थे वो लेटर वैदिक पीरियड के एकदम एंड में इमर्ज होने लगे। तो उस टाइप से वही है हाँ, सेम, बस इसमें डायग्राम तो मैंने वही एक इंक्लूड किया था जो ये वर्ण सिस्टम वाला है, तो उसको आप शो करके दिखा सकते हो। ऐसे स्पेसिफिक कुछ अच डायग्राम नहीं था। और अच्छा, अच्छा। एक और थोड़ा बहुत ये शो किया था मैंने कि जैसे जो अर्ली वैदिक थे वो इंडस वैली के गंगेटिक वैली के लेफ्ट साइड में थी और जो लेटर वैदिक थी वो राइट साइड में शिफ्ट हो गई थी। तो वो वाली अच्छा, चीज़। अच्छा। मतलब डायग्राम्स का तो मेरा हिस्ट्री के क्वेश्चंस में पूरा नो-नो था। मतलब लाइक कि मेरे को ऐसा लगता था कि डायग्राम्स आर टू मच एफर्ट इन हिस्ट्री क्वेश्चन। तो अच्छा, मैं तो अच्छा। नहीं बना पाया, लेकिन मतलब क्योंकि सब बना रहे हैं तो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। मेरे केस में तो ये भी था कि मेरे को आइडिया नहीं था इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें, तो फिर मैंने तो यही स्ट्रेटजी बना रखी थी, सब में बनाना है, जबरदस्ती डायग्राम बनाना है सब में। हाँ, तो समझा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। अरे पता है इस क्वेश्चन में सबसे कठिन बात ये थी कि अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा हो तो आदमी को समझ में भी आता है, आदमी पल्लवास आर्किटेक्चर पढ़ता है। और यहाँ आर्ट एंड और लिटरेचर। आर्किटेक्चर को छोड़ के लिटरेचर पूछा था। हम्म। तो एक जगह तो स्टम्प कर दिया। हाउएवर मैंने आर्ट में भी जो 2-3 पॉइंट्स आते थे, उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर ही लिखा है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ आर्ट में आर्किटेक्चर वाले पॉइंट्स ही लिखे हैं, रॉक कट टेम्पल, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। अच्छा। तो अब इसके हो सकता है मार्क्स कटे, बट लेकिन मेरे को ज्यादा आर्ट का कुछ पता ही नहीं था पल्लवास के बारे में। आई होप कि वो आर्किटेक्चर ही पूछना चाह रहे होंगे। अच्छा, ये मेरे लिए भी कंप्लीट बाउंसर था। मतलब जैसे जो 4 स्टेजेस ऑफ द्रविड़ साउथ इंडियन टेम्पल होते हैं, तो वही आते हैं हाँ। सभी को मोस्टली। तो मतलब फिर आर्ट में मैंने पॉइंट्स तो बना दिए, जैसे नुमिस्मेटिक्स, स्कल्पचर वाला, इंट्रिकेटली कार्व्ड वगैरह ये सब लिख दिया। बट सब जेनरिक कंटेंट ही था क्योंकि स्पेसिफिक कोई एग्जांपल नहीं पता था मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह का भी। तो ऐसे हम्म। जेनरिक टेम्पल में लिख दिया मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह। और लिटरेचर में वही अपना पल्लवास ऑफ कांची थे, तो फिर तमिल लिटरेचर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया और डांस के साथ हम्म। रिलेट कर दिया। भरतनाट्यम वगैरह आई थिंक तमिल में काफ़ी चलता है। हाँ, मतलब ये अलवर्स वाला चीज मैंने भी लिखा था कि मतलब पल्लवास ने अलवर्स को काफी पैट्रोनाइज किया था ना, तो भक्ति लिटरेचर। अच्छा, अच्छा। फिर और तो बाकी सब मतलब जेनरिक पॉइंट्स थे एकदम। इस टाइप के क्वेश्चन में वही आप स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फिलर कंटेंट। बाकी उसमें एक डायग्राम बना दिया था मैंने वही साउथ इंडियन टेम्पल वाला जो द्रविड़ा का होता है। इनका पल्लवस का जो फेमस टेम्पल है, नरसिम्हावर्मन स्टेज। हाँ, समझा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट? पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। हाँ, तो इसमें तो
वन लाइनर आपको आंसर पता होना चाहिए कि मतलब फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। अब उसके बाद फिर आप उसके 10 years पीछे और 2-3 साल आगे जाके सोचो कि व्हाट वर द कॉजेस दैट लेड टू दिस। हाँ, मतलब इवोल्यूशनरी आंसर लिखना था आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम से, तो आपने मतलब कहाँ से कितना पीछे लेके गए? आई मीन मैंने ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। मतलब जैसे जो सबसे मेन पॉइंट था ना, जब जब मैं टेस्ट लिखता था तो रिव्यू यही मिलता था कि राइट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट। तो जैसे फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन लिख दिया, फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 लिख दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में मतलब हमसे बिना पूछे ही इंडिया को इंक्लूड कर लिया था। सो दैट आल्सो क्रिएटेड रिजेंटमेंट। उसकी वजह से भी मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट करनी पड़ा। और फिर गांधी जी का लीडरशिप के बारे में एक पॉइंट लिखा था। और इंडिविजुअल सत्याग्रह भी जैसे लिख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा था कि इंडिविजुअल हाँ, सत्याग्रह भी फेल हो गया, सब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, तो उसका एंगर भी था राइट। इनमें। बाकी क्रिप्स तो मेन क्रिप्स ही है, मतलब क्रिप्स इस क्वेश्चन में अगर आपका क्रिप्स मिशन नहीं आ रहा है तो मतलब जस्टिस नहीं है फिर क्वेश्चन के लिए। और फिर रिजल्ट्स में क्या लिखा है? रिजल्ट्स में तो यही कि मतलब डू और डाई वाला चीज, अपराइजिंग्स हुए, रिप्रेशन हुआ। मतलब फिर मतलब कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, विमेन, वो सब भी इंक्लूड किया था मैंने। पैरेलल गवर्नमेंट जो आपने बताया अभी, वो इंक्लूड किया था। फिर कैबिनेट मिशन प्लान बना और हमको इंडिपेंडेंस मिला। अल्टीमेट रिजल्ट ये। हाँ, इसमें वो वाला भी पॉइंट लिख सकते हैं कि मतलब कांग्रेस के अलावा कोई और इंक्लूड नहीं हुआ था, यानी लिबरल्स ने भी बॉयकॉट किया था, हिंदू महासभा ने भी बॉयकॉट किया था, मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट किया था, तो यूनिटी नहीं थी इसमें, रिजल्ट्स में सॉर्ट ऑफ लिख सकते हैं। बट इसके बाद जो इवेंट्स हुए, आईएनए ट्रायल्स वगैरह, वहां पर यूनिटी आ गई थी। हाँ। और फिर नेवल म्यूटिनी वगैरह बीसी से इंस्पायर्ड थी, तो लास्ट में फिर लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वैसा कंक्लूजन टाइप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? तो इसमें तो मेरा फिक्स्ड है कि आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, और डेफिनेशन नहीं आती है तो वहाँ वहाँ बनाना है। मतलब तो पिछले साल तो ऐसा हुआ, मेरे को कोई डेफिनेशन आता नहीं था। मतलब रेयरली कि एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन मेरे को आता हो, तो मैं सब में सी सरफेस टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी अंडरस्टूड एज, वैसे लिखता था। इस अच्छा। बार फिर भी थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था। तो जैसे इस क्वेश्चन में बस डिफाइन करने के बाद कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओशन surface waters, how does it affect the formation of tropical cyclones? तो जैसे वो बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल नहीं होता कि बे ऑफ बंगाल में सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, तो राइट। वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी ज्यादा आते हैं। तो एक वो एग्जांपल दिया था। फिर एएमओसी का एग्जांपल दिया था, मतलब ओशन करेंट्स ऑल्टर होता है। ज्योग्राफी में एएमओसी सॉर्ट ऑफ फेवरेट एग्जांपल था मेरा। कहीं भी लगा सकता है, कहीं भी चिपका सकता है। अच्छा अच्छा। और फिर आईटीसीजेड भी लिख सकते हो, मतलब जहाँ पर आईटीसीजेड जैसे जैसे शिफ्ट होते जाता है तो फिर अपने इंडिया में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आईटीसीजेड बे ऑफ बंगाल पे शिफ्ट होता है, सी सरफेस टेम्परेचर राइज। और फिर इसको भी एडिट कर देना। फिर इम्पैक्ट ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, इसमें ना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जांपल्स लिख देना। कुछ भी पॉइंट लिख रहे हो कि अगर सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा इंटेंस होंगे, और एग्जांपल में डाल दो आप साइक्लोन अम्फान 2020। मतलब वो बहुत तगड़ा साइक्लोन था बिकॉज ऑफ हायर सी सरफेस टेम्परेचर। वैल्यू एडिशन के लिए इसमें आप लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ शॉर्ट में एकदम छोटा सा डायग्राम बना के लिख सकते हो, बट वैसे अपॉर्चुनिटी थी नहीं इसमें, 10 मार्कर था ये, तो ऑलरेडी हाँ। 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन ठीक हम्म। है। नेक्स्ट करते हैं, why do हम्म। large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of conditions in developing countries. तो इसका तो मतलब अगर कोई भी 10 मार्कर आता था ना, तो मैं सोचता था कि इसका प्रिसाइज आंसर क्या होगा। प्रिसाइज इन द मीनिंग कि वन वर्ड में कोई आंसर पूछ रहे तो क्या होगा। तो इसका लाइक कि मतलब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है लार्ज सिटीज के, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से। तो एक तो ये पॉइंट था। और
दूसरा जो यूनिवर्सल सर्विसेज है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब अच्छे मिलते हैं लार्ज सिटीज में। आपने इसमें क्या मतलब मेरी तो स्ट्रेटजी यही थी कि पुश और पुल फैक्टर, मतलब माइग्रेंट के ऊपर क्वेश्चन आए तो दोनों दिखाने हैं। तो पुल फैक्टर में जो आपने बताया एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सब हो गया, और पुश फैक्टर में फेलियर ऑफ लेडर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में लिख सकते हैं कि फेलियर ऑफ लेडर स्ट्रेटजी। मतलब टियर 3 टाउन से विलेज से पहले टियर 3 टाउन होना चाहिए, फिर टियर 2 टाउन। जैसे डायग्राम बना सकते हैं छोटा सा, फिर टियर 2 से टियर 1 टाउन ऐसे। लेकिन वो फेल हो रहा है। और अ, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है तो वो टियर 1 सिटीज में ही अच्छा है इंडिया में। टियर 2 सिटीज में इंफ्रा गैप बहुत ज्यादा है, इंफ्रा डेफिसिट है इनफैक्ट। राइट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह अगेन है। फिर मेट्रोपॉलिटन सोसाइटल एंगल लेके आ सकते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन एटीट्यूड है, मतलब टियर 1 सिटीज में कास्टिज्म और ये सब नहीं है, मतलब सोशल मोबिलिटी के लिए फुल अपॉर्चुनिटी है। मतलब हम पूरे होलिस्टिक एंगल से सोच सकते हैं कि सोसाइटल लेवल पे आदमी को क्या फायदा है, बड़े शहर इकोनॉमिक एंगल से क्या फायदा है, रिसोर्सेज बेसिक रिसोर्सेज एंगल से क्या फायदा है उसको। राइट, जैसे न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली है उसको उससे भी एसोसिएट कर सकते हैं कि मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है तो एजिंग हो रहा है बेसिकली विलेजेस का, और वो लोग डिस्ट्रेस माइग्रेशन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर अग्रेरियन क्राइसिस है विलेजेस में, तो वहां से सीधे ही लैंडलेस लेबरर ऑन इन फार्म इन फार्म्स, उससे वो बन रहे हैं, मतलब यानी इंडस्ट्रियल लेबर इन टाउन्स इन सिटीज, वो वाली चीज। वो पुश फैक्टर्स में आ जाएगा वो पूरा। बट इसमें फिर लास्ट में स्ट्रेटजी भी देना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें पूरा प्रॉब्लम डिस्कस किया है नहीं, तो मतलब आपको छोटे सा डायग्राम बना के स्ट्रेटजी वगैरह लिख सकते हो। तो जैसे उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा स्ट्रेटजी है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, वो हो गया। फिर अपना स्मार्ट सिटीज मिशन जो 100 सिटीज बना डेवलप करना है, तो प्रेशर रिलीव करेगा। और राइट जो अपनी ये एक्सपेंशन वाली स्ट्रेटजी होती है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। राइट। और जो अपनी उसका नाम भूल गया मैं अभी, जिस स्ट्रेटजी से दिल्ली है तो उसका प्रेशर रिलीज करने के लिए गुड़गांव फरीदाबाद ये सब बना दिया। इसको क्या, हब एंड हब एंड हब एंड स्पोक मॉडल, स्पोक। राइट। तो वो स्ट्रेटजी में लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट डायग्राम बना के। नेक्स्ट चलता है। हाँ, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, एक्सप्लेन। ये वन लाइनर जो क्वेश्चन होता है मुझसे वो बड़ा डर लगता है इनको। लाइक वन लाइनर क्वेश्चन को आप वन लाइनर में आंसर भी कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि 2 पार्ट में ब्रेक करना भी टफ था एक तो, क्योंकि मेरे को तो आता ही नहीं था हाँ क्लाउड बर्स्ट का इतना ढंग से कि क्या है। राइट, इसमें फिर आपने क्या किया? मतलब पहले तो डिफाइन कर दिया कि सडन इंटेंस रेनफॉल और लोकलाइज्ड एरिया। उसके बाद फिर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, कि मतलब लो प्रेशर जोन्स बनते हैं वहां पे हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे केदारनाथ में हुआ था, लो प्रेशर जोन बना और पूरा बारिश हो गया, एयर सैचुरेट हो जाता है वो सब। फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए थे कि मतलब 100 मिलीमीटर रेनफॉल, अगर 100 मिलीमीटर रेनफॉल इन एन आवर इससे ज्यादा हो तो उसको क्लाउड बर्स्ट में बोलेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ राइट। डेफिनेशन अभी तो मेरे को याद नहीं है, बट मैं भी डेफिनेशन लिख के आया था इसमें कि इतने रेनफॉल अगर हो गया इतने कम टाइम में तो क्लाउड बर्स्ट है। फिर मैंने तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि एक तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है और सडन अपलिफ्टिंग होती है क्लाउड्स की, और दूसरा जो अपना कोल्ड या वार्म फ्रंट कौन से में बनता है, मतलब अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उनमें से एक में क्लाउड बर्स्ट होता है और दूसरे में लाइट रेनफॉल होता है। तो जिसमें क्लाउड बर्स्ट होता है वो लिखा था मैंने कि ये 2 केसेस है। समझा समझा, कोल्ड कोल्ड फ्रंट में होता है वो। कोल्ड फ्रंट में होता है, हाँ। तो कोल्ड फ्रंट और ओरोग्राफिक रेनफॉल ये, और फिर हम्म, लास्ट में अगेन मैंने वही वैल्यू एडिशन के लिए कंटेंट भी नहीं था, तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का लिख दिया कि प्रिवेंशन रिडक्शन स्ट्रेटजी एनडीए में वगैरह, जेनरिक कंटेंट बेसिकली। और स्पंज सिटीज वगैरह लिख सकते हो आप ऐसे ही वैल्यू एडिशन के लिए, फिलर कंटेंट है, मतलब ये कोई भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फन हाँ सिटीज, राइट राइट। ब्लू ग्रीन cities, ऐसे generic points. नेक्स्ट चलता What is the है। concept of demographic winter? Is the world moving towards such a situation? Elaborate. हाँ तो ये तो सॉर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए स्टम्पर था। मतलब नेक्स्ट सेशन में अगले दिन मैं डिस्कस कर रहा था ऐसे ही पेपर जो मेरे पीछे बैठ के दे रहे थे लोग।
तो दे वर लाइक कि ये क्या पूछ लिया? मैंने बोला कि डेमोग्राफिक विंटर तो ठीक है, मतलब मैंने लिखा है कि एजिंग मतलब इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन। तो जो मेरे पीछे वाली लड़की बोलती है कि नहीं, इट मतलब इट आल्सो मीन्स कि रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट्स। आई वाज लाइक कि यार ये वाला एंगल तो मैंने पूरा छोड़ दिया एग्जाम में। अच्छा, अच्छा। तो मतलब ये मैंने भी इसमें एजिंग वाले पे फोकस नहीं किया, मतलब सिर्फ फर्टिलिटी वाले पे किया है, जैसे क्योंकि मेरे को उसका आइडिया था कि इटली, जापान वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम है ये अभी। तो फिर एकदम ऐसे कीवर्ड तो मेरे को भी नहीं पता था कि डेमोग्राफिक विंटर बोलते हैं उसको, बट वहाँ से आइडिया लग गया था कि लो फर्टिलिटी रेट है उनमें डेवलप्ड सोसाइटीज़ में। तो फिर लेकिन फिर आपने इसमें आगे अफर्मेटिव एक्शन लिया या फिर अपोज़ किया इस चीज़ को स्पेसिफिकली? तो मतलब जैसे इसमें पूछा है ना कि इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन, तो मैंने हाँ एग्जाम मतलब अफर्मेटिव एक्शन लिया और बोला है कि मतलब एग्जांपल्स लिख दिए, जापान, इटली, साउथ कोरिया, ये सब। अच्छा, मतलब इसमें बेस्ट केस तो ये आप मिक्स्ड आंसर दो, यानी मतलब डेवलप्ड सोसाइटीज में हो रहा है डेमोग्राफिक विंटर, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है, और जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में तो मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह चल रहा है। इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं, फिर डेमोग्राफिक बूम में नाइजीरिया का एग्जांपल दे सकते हैं, और हाँ समझा। आप वो पॉपुलेशन वाले पिरामिड जो होते हैं वो भी बना दो फटाफट। तो जैसे डेमोग्राफिक विंटर वाले केस में पीछे से ऊपर से बल्जिंग हो जाएगा और नीचे से एकदम टेपर टाइप का हो जाएगा बर्थ रेट्स के पास। अब मेरे को याद आया कि मैं इसमें वो पॉपुलेशन पिरामिड भी बना के आया हूँ। एक अच्छा, लिटरली नाइस। बना के आया हूँ पॉपुलेशन पिरामिड। जैसे वो आप जो बोल रहे हो ना, डेवलपिंग और डेवलप्ड का अलग अलग कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डेवलपिंग में भी अब इंक्रीज जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है ऑफ पॉपुलेशन, वो रिलेटिवली कम ही हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेंचुरी और अ सेंचुरी बैक दैट। हाँ, उसमें मतलब आप वो भी लिख सकते हो, इंडिया का जो टीएफआर है वो 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे ड्रॉप हो गया है 2.0। एग्जैक्टली, मतलब इंडिया चाइना दोनों पॉपुलस पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, और यहाँ दोनों ही जगह ऑलमोस्ट पॉपुलेशन क्रंच चल रहा है, मतलब फर्टिलिटी रेट्स के मामले में। इसमें फिर आपने वैल्यू एडिशन के लिए क्या किया? जैसे मतलब मैंने तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लिखा थी पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एंगल से ज़्यादा लिंक किया था मैंने इसको। हाँ, तो इसमें मतलब मेरे को स्कीम याद था, मेरे ख्याल से सेज पोर्टल होता है सिल्वर इकोनॉमी के लिए, राइट। सिल्वर इकोनॉमी के लिए, वो सेज पोर्टल लिखा था। मतलब एजिंग जो मेंटेनेंस ऑफ एल्डर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ एल्डर पर्सन्स एक्ट ऐसा 2007 है ना, वो भी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म, Distinguish between gender equality, gender equity, and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation? तो मैंने तो इसमें तीनों चीजें पूछी थी, तो मैंने तीनों डिफाइन किया कि व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, व्हाट इज जेंडर इक्विटी, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, और उसी में मेरा ऑलमोस्ट तीन तीन लाइन करके एक पहले पेज का पेज। ऑलमोस्ट आधा, मतलब मोर देन 80% पेज खत्म हो गया था। अच्छा, अच्छा। बट आपने डिफाइन कैसे किया, मतलब जैसे इक्वालिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट को? हाँ, तो मतलब जो हमारे डेफिनेशंस हैं कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, कि इक्वालिटी में सबके पास इक्वल सेम राइट सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, वाइल इक्विटी मतलब फेयरनेस और जस्टिस पे ज्यादा फोकस। तो सिमिलरली एम्पावरमेंट में कि उनको इंडिपेंडेंट बनाना है सो दैट दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, वैसा वाला चीज। मतलब मेरे को तो ज्यादा पता नहीं था एम्पावरमेंट और इक्विटी के बीच में डिफरेंस, बट फिर एम्पावरमेंट में मैं तो वही लिख के आया हूँ कि ऑल स्फीयर्स, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वाली चीज। बाकी से एग्जैक्ट अच्छा, डिफरेंस तो मेरे को अभी भी नहीं पता है इक्विटी और। मतलब डिफरेंशिएट तो मैंने इक्वालिटी और इक्विटी को ही किया, फिर एम्पावरमेंट का ऑल टुगेदर डिफरेंट डेफिनेशन लिखा है। अच्छा, अच्छा। इसमें वैसे बेस्ट केस सिनेरियो तो यही होता है कि आप तीनों का टेबल, जैसे टेबल बनाया था मैंने, बट मेरे पास कंटेंट नहीं था। प्रॉब्लम ये थी क्योंकि एम्पावरमेंट और इक्विटी का ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग जैसा ही था कंटेंट मेरे पास। अरे तब आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मतलब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 8 9 10 है, तो ये लास्ट के आधे घंटे में किया है। हाँ, सेम। तो फिर उस टाइम बहुत मुश्किल होता है आपको कि मैनेज करना।
फिर आपने इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा? जेंडर कंसर्न्स हाँ, फिर मतलब जो भी जैसे जेंडर बजटिंग वाली चीज़ है, वो लिखा। ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, ये लिखा था। जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जितने भी 70% ऑफ देम और सॉर्ट ऑफ दैट आर ओन्ड बाय वुमेन, ये वाला पॉइंट। अच्छा, तो अच्छा। ये सब लिखा था। मैंने आपने क्या क्या? मैंने मतलब फिलर कंटेंट ही लिखा था, बट वैल्यू एडिशन के लिए मैंने इसमें केस स्टडी डाली थी कुटुंबश्री वाली, कि वहाँ एसएचजी के थ्रू वुमेन अपलिफ्टमेंट हुआ इन इकोनॉमिक स्फेयर, एसएचजी वगैरह बना के। फिर उससे ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल स्फेयर में अपलिफ्टमेंट हो गया, मतलब राइट। वुमेन लीडर्स सरपंच वगैरह बन गई वहीं पे। और फिर उनका पॉलिटिकल सोशल सोशल भी हो गया, मतलब तीनों ही ऐसे दिखा दिया है, नहीं मतलब तीनों केसेस में एम्पावरमेंट हो गया कि जेनरिक कंटेंट वही जो आप बता रहे थे, जेंडर बजटिंग वगैरह वाली चीज, ये नारी वंदन अधिनियम, फिर वुमेन रिजर्वेशन जो लोकल बॉडीज में होता है उस पर मैंने काफी फोकस किया था, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक पब्लिक गुड्स पे फोकस वुमेन लीडर्स होती है। जिससे मैंने वो वुमेन बिल के कॉन्टेक्स्ट में केस स्टडी पढ़ी थी, एस्टर मैंने वो भी मेंशन करी है इसमें कि एस्टर डफ्लोस केस स्टडी सेज दैट women leaders focus on women centric goods, so they वैसा कुछ ठीक है समझा। मतलब। नेक्स्ट चलता। Intercaste marriages between castes which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true of inter-religious marriages. Discuss ये I think इसमें लव जिहाद वाला कॉन्टेक्स्ट था इसका काफी, मतलब इस क्वेश्चन में तो मैंने डेटा से ही स्टार्ट किया था कि लाइक मेरे को अप्रॉक्स जो डेटा याद था कि अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ मैरिजेस इन इंडिया आर इंटरकास्ट एंड 1% और समथिंग आर इंटर रिलीजियस। तो ये डेटा मेड अप है, मतलब इसका सोर्स कुछ नहीं है। एनएफएचएस लिख आई थिंक लेकिन एनएफएचएस ही है, मतलब मैंने तो वही मेंशन किया, मैंने भी एनएफएचएस 5, बट श्योर नहीं हूँ मैं, बट मैंने मेंशन मैंने भी वही कर दिया है। तो रीजंस इसके यही है, मतलब कि मतलब जैसे इंटरकास्ट दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया ना कि रीजंस फॉर इंक्रीज इन इंटरकास्ट मैरिजेस। तो एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब रीजंस फॉर लोअर प्रेवलेंस ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस में। तो वहां पे तो मतलब ये पोलराइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन, जीनोफोबिया, ये सब पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब मैंने तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी पे फोकस किया। अर्बनाइजेशन से वैल्यूज जो है वो अर्बन वैल्यूज अब्सॉर्ब होता जा रहा है, तो इंडिया में एसिमिलेशन बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट जो सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट है उनके भी इंटर कास्ट मैरिज इम्प्रूव हो रहा है। जब कास्ट पैरिटी है जैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो वहां पर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, वो वाली चीज लिखी है। समझा समझा। फिर ये इंटर रिलीजियस वाले में क्या लिख रहा हूँ? इंटर रिलीजियस वाले में तो अगेन भैया जो आपने बताया था, पोलराइजेशन, xenophobia, सोसाइटल एक्सेप्टेंस कम है। फिर इसका रजिस्ट्रेशन, मतलब लीगल डिफिकल्टीज पे फोकस कर सकते हो कि इसका रजिस्ट्रेशन हाँ। रेशियल मैरिज एक्ट के तहत करना पड़ता है। टाइप से ज्यादा कंटेंट नेक्स्ट था चल। कि मेरे पास इसमें भी फिलर कंटेंट लिख, बाकी लव जिहाद वाला हाँ। भी लिख दिया एक पॉइंट की, मतलब एनवायरनमेंट नहीं है एनी conducive टू फॉर इंटर रिलीजियस मैरिजेस। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। in dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? So इसमें जस्ट एक मिनट हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये GS2 जैसा क्वेश्चन है, GS1 में पता नहीं था इसमें क्या लिखना है, तो मैं तो GS2 और GS3 का कंबाइंड आंसर टाइप से लिख के आया हूँ। आपने क्या लिखा है? हाँ, मतलब जैसे इसमें पूछा है ना कि गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर, तो वेन डायग्राम बना सकते हैं तीनों का कि लाइक तीनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। वहां पर गुड गवर्नेंस आएगा। तो फिर उसके बाद आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि जैसे एजुकेशन में असर जो है प्रथम एनजीओ, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। नाइस एग्जांपल। और फिर जैसे पीपीपीज का एग्जांपल दे सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने में और वो सब। और उसके बाद एनजीओ वाले में जो मतलब स्वच्छ भारत मिशन का एग्जांपल दिया था अच्छा, कि अच्छा, मतलब उसकी वजह से बिहेवियरल चेंज आया है, मतलब ग्रास रूट्स लेवल। समझा। मैंने तो इसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला मॉडल पता, तो उसमें बेसिकली एनजीओस को पैसा चाहिए होता है, प्राइवेट सेक्टर पैसा देता है और गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, तो वहां से सोसाइटल डेवलपमेंट आता है। फिर उसमें मैंने
मेन तो ये लिखा है कि लास्ट माइल पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर सकते हैं एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर मिलके विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे राइट, राइट। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे एनजीओ ने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड किया था, प्राइवेट सेक्टर ने मैन्युफैक्चर किया था और एनजीओ ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था। ये बासवा सर ने भी हमको पढ़ाया था ना, इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में, यही सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो मैं जैसे ये एप्लीकेशन काफी अच्छा था। और फिर बाद में जेंडर इक्विटी वाला लिख सकते हैं, जैसे मैंने नाज फाउंडेशन का लिखा था कि एलजीबीटी के राइट्स के लिए फाइट करती है। और प्राइवेट सेक्टर हाँ। जैसे है वो प्राइड मंथ्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं अपने लोगोस को कलरफुल करके। तो जिससे गवर्नमेंट एक्शन होता है, यानी जैसे इंडिया में डी लेजिटिमेट कर दिया है बेसिकली होमोसेक्सुअल सेक्सुअलिटी को, तो वाली चीज।